तो भी आप ले सकते हैं। केवल सिंपली आप मैसेज कर दीजिएगा। क्लास के समय भी आप मैसेज कर सकते हैं और क्लास के बाद भी आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ। कल एक प्रश्न आया मेरे सामने जिसके अंतर्गत मानव भूगोल किसे कहते हैं? तो मानव भूगोल की परिभाषा हम कर सकते हैं कि मानव तथा पृथ्वी या प्रकृति के बीच जो परिवर्तनशील संबंध पाए जाते हैं और उसका अध्ययन करने वाला विषय मानव भूगोल कहलाता है। विषय क्षेत्र विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम भूगोल के सारे विषय इसमें शामिल करते हैं तथा साथ ही साथ मानव को प्रभावित करने वाले भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करना, यानी परिप्रेक्ष्य जो रहता है वो रहता है आपके मानव के, और हम उसका अध्ययन करते हैं पृथ्वी के संदर्भ में। पृथ्वी के संदर्भ में जब हम मानव का अध्ययन करते हैं कि मानव पृथ्वी पर किस प्रकार से निवास करता है, पृथ्वी मानव की क्रियाओं को किस प्रकार से प्रभावित करती है तथा मानव अपने क्रियाकलापों से पृथ्वी को किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो ये दोनों ही बातें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। विषय क्षेत्र इसका काफी ब्रॉड है, जिसके अंतर्गत हमने कई प्रकार की विषय क्षेत्र, लगभग सभी विषय क्षेत्र हैं, चाहे इतिहास ले लीजिए, चाहे राजनीति ले लीजिए, चाहे हम नागरिक शास्त्र सिविक्स ले लीजिए, चाहे आप विभिन्न प्रकार के अन्य सोशल सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे आप विज्ञान के विषय ले लीजिए, सारे के सारे ही इससे संबंधित हैं। सिद्धांत के अंतर्गत हमने मानव भूगोल के कितने सिद्धांत हैं? तो मानव भूगोल के 3 सिद्धांत हैं। अब 3 सिद्धांत किस प्रकार से हैं? मानव भूगोल का एक सिद्धांत कहता है कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जो तत्व हैं, चाहे वो सजीव हैं, चाहे वे निर्जीव हैं, जितने भी जो तत्व हैं, वे सभी तत्व एक दूसरे से संबंधित हैं, कोरिलेटेड हैं। यह इस सिद्धांत को हम कहते हैं आपके पार्थिव एकता। जब हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जो तत्व हैं, उसमें से किसी का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। यानी हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलता। इस प्रकार का अगर हम अध्ययन करते हैं, तो हम पार्थिव एकता या टेरेस्ट्रियल यूनिटी की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जो तत्व हैं, चाहे सजीव हैं, चाहे वे निर्जीव हैं, तो हम कहें कि ये सभी तत्व एक एक्टिव है या फिर क्रियाशील है। क्रियाशील का अर्थ है कि सजीव हो चाहे निर्जीव, उसमें किसी न किसी प्रकार का चेंजेस, उसमें परिवर्तन आ रहा है। जब हम परिवर्तन की बात करते हैं कि जितने भी जो तत्व हैं, वे बदलते रहते हैं, तो हम बात करते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। यानी जितने भी जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्व हैं, वे सभी परिवर्तनशील हैं, यानी वे क्रियाशील हैं। वे एक दूसरे से संबंधित हैं, तब हम पार्थिव एकता की बात करते हैं। और तीसरा जो इसका सिद्धांत है, वो कहता है कि पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी जो सजीव हैं, चाहे वे किसी जानवर के रूप में हो, चाहे वे मनुष्य के रूप में हो, वे एडजस्ट करते हैं। यहाँ तक कि जो पौधे होते हैं, वो भी एडजस्ट करते हैं। अब पौधे किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं, एक छोटा-सा उदाहरण हम देखते हैं कि हम रेगिस्तानी या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में निवास करने वाले हैं। अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्रों की वनस्पति को आप देखें, तो जितनी भी जो वनस्पतियाँ हैं, जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, वे सभी वनस्पतियाँ कम से कम पानी में अपने आप को सर्वाइव करती है, ताकि इस कम पानी वाले मौसम या ज़्यादा से ज़्यादा जो धूप पड़ती है, गर्मी रहती है, उसमें अपने आप को किस प्रकार से सर्वाइव किया जा सके। तो वो अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के लिए वो अपनी पत्तियों को छोटा बना देते हैं, पत्तियों की जगह काँटे रख देते हैं, अपनी जो जड़ें होती हैं,
उन जड़ों को काफी गहराई तक वो लेके जाते हैं, ताकि अधिक गहराई से पानी को बाहर निकाला जा सके। तो ये सर्वाइव करने के तरीके हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वे समायोजित करते हैं। इंसान का उदाहरण लें, तो इंसान, चाहे आप ले लीजिए, चाहे मैं ले लीजिए, हमें गर्मी लग रही है, तो हम एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे? वहाँ पर पंखा चला दें, ठीक है? अब ये अनुकूलन के भी मैंने 2 अलग-अलग रूप बताए थे। अनुकूलन में आप अपने आप को कह सकते हैं कि वहाँ पर एडजस्ट करते हो, समायोजित करते हो, या फिर वहाँ पर मॉडिफ़िकेशन करते हो, परिवर्तन करते हो। अब दोनों में क्या अंतर है? एक स्थिति में आप क्या कर रहे हैं कि आपको गर्मी लग रही है, तो आप अपने आप को सहनीय बनाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जैसा भी जो मौसम है, वो मैं सहन कर लूँगा। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति के अंतर्गत आप क्या करते हैं कि उस मौसम को चेंज करने की कोशिश, उसमें मॉडिफ़िकेशंस करते हैं। अब मॉडिफ़िकेशंस करने के लिए आप वहाँ पर फैन लगा देंगे, कूलर लगा देंगे, या एयर कंडीशनर्स का प्रयोग करेंगे। तो ये मॉडिफ़िकेशन रहा। लेकिन दोनों ही तरीकों में आपने वहाँ पर एडजस्ट किया। चाहे बाहर के वातावरण को एडजस्ट किया है, चाहे आपके अंदर के वातावरण को एडजस्ट किया है। यानी मन को मना लिया कि हाँ, ठीक है, हम चला लेंगे। तो ये तीसरा जो सिद्धांत है, वो है वातावरण समायोजन का। तो 3 सिद्धांत थे, जिसके अंतर्गत सबसे पहला कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्व क्रियाशील हैं, उसे हम क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा सिद्धांत, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जो तत्व हैं, वे सभी एक-दूसरे से संबंधित हैं। पार्थिव एकता का सिद्धांत या टेरेस्ट्रियल यूनिटी का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हमने कहा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला हर एक तत्व अपने आप को समायोजित करता है, अनुकूलित करता है। तो वो तीसरा सिद्धांत कहलाता है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। यानी हम अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल देते हैं, या फिर तो वातावरण में बदलाव लाते हैं, या वातावरण के अनुसार बदल जाते हैं, या अपने में परिवर्तन लाते हैं। तो ये आपके विभिन्न प्रकार के सिद्धांत है। फिर अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, तो सामाजिक विज्ञान या जितने भी सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान का अर्थ है या हिस्ट्री, पॉलिटिकल, आपके समाजशास्त्र की बात की जा रही है, तो इसका संबंध यानी मानव भूगोल का संबंध इन विषयों से सीधा है। कैसे है? क्योंकि समाज जो है वो मनुष्य का अंग है, जिसके अंतर्गत हम मनुष्य, मनुष्य के परिवार, उसके समाज, उसकी सभ्यता और उसकी संस्कृति की बातें करते हैं। और मानव भूगोल में भी हम मानव का ही अध्ययन करते हैं, लेकिन जो संदर्भ जो रहता है, वो रहता है भौगोलिक। तो दोनों ही स्थितियों में हम कह सकते हैं कि एक ही विषय का मानव को केंद्रीय स्थिति में रखते हुए अध्ययन करते हैं। इसलिए ये विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। फिर आगे बढ़ते हैं, जो एक डाउट आया था कि द्वैतवाद क्या है? जिन्होंने प्रश्न किया था वो थोड़ा-सा ध्यान से आराम से सुने कि द्वैतवाद क्या है? द्वैतवाद क्या है? तो हम बात करें कि सबसे पहले जब भूगोल विषय को पढ़ा जाने लगा, तो भूगोल विषय को पढ़ते समय केवल और केवल भूगोल को कैसा विषय माना जाता था कि वो पृथ्वी और पृथ्वी पर पाए जाने वाले निर्जीव तत्वों का अध्ययन करता है। शुरुआत की बात करते हैं, जब से भौगोलिक अध्ययन शुरू हुआ, तो इसमें कहा जाता है कि जितने भी कह सकते हैं नॉन लिविंग जो एलिमेंट्स हैं इस अर्थ पर, उन नॉन लिविंग एलिमेंट्स का जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को हम भूगोल कहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे बदलाव आए, तो बदलाव आने के साथ-साथ हमने मानव के संदर्भ में इन सभी तथ्यों का अध्ययन करना शुरू किया। मानव के संदर्भ में का अर्थ हो गया कि भई पृथ्वी का धरातल है, चाहे पर्वत है, चाहे पठार है, चाहे मैदान है, नदियाँ, झरने, प्राकृतिक वनस्पति, इनका जो प्रभाव है, वो मानव पर क्या रहता है। फिर ये एक विषय नया शुरू हुआ कि मानव के संदर्भ में भूगोल का अध्ययन किया जाए। तो वारेनियस नाम के व्यक्ति थे, बर्नहार्ड वारेनियस। उन्होंने भूगोल में द्वैतवाद की शुरुआत की, ड्यूलिज्म इन ज्योग्राफी।
उन्होंने मानव भूगोल और भौतिक भूगोल 2 शाखाओं में भूगोल का विभाजन किया। यानी एक तो शाखा हो गई आपके मानव भूगोल और दूसरी जो शाखा है वो हो गई आपके भौतिक भूगोल। तो इस प्रकार से 2 भागों में उन्होंने जो डिवाइडेशन किया, तो डिवाइडेशन जो किया उसे हम कहते हैं भूगोल में द्वैतवाद। साधारण सा याद रख सकते हैं, भूगोल में द्वैतवाद। अब भूगोल में जो द्वैतवाद प्रारंभ हुआ, तो उसके पीछे भी कह सकते हैं कि उसको 2 अलग-अलग शाखाओं में बाँटा गया था, जिसमें मैंने ब बताया था आपको कि एक तो था प्रादेशिक अध्ययन और एक था क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन को हम सामान्य भूगोल कहते हैं, जिसे सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहा जाता है। ये भी द्वैतवाद के अंतर्गत आता है। यानी एक ही वस्तु को या एक ही तथ्य को 2 अलग-अलग भागों में बाँटना, ये द्वैतवाद कहलाता है। तो भूगोल को भी 2 अलग-अलग भागों में जब बाँटा गया, तो उसे भूगोल का द्वैतवाद कहा गया। ये था भूगोल का द्वैतवाद। और कोई डाउट इससे संबंधित पहले जो पढ़ा है हमने? कोई डाउट नहीं? किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ तक? क्योंकि काफ़ी हमसे बाद में जुड़े हैं और आवाज़ संबंधी कोई प्रॉब्लम हो तो आप भले ही पूछ लीजिएगा। इसको आप कनेक्टिविटी में ही बैठना पड़ेगा आपको और कोई चारा नहीं है इसका। ये इतना क्लियर हो चुका है तो वापस हमारे नियतिवाद की जो है अवधारणा उस पर पहुंच जाते हैं। कल हम इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि नियतिवाद क्या है। वापस इसे मैं स्पष्ट कर लेता हूँ आपको कि डिटरमिनिज्म या जो प्रकृतिवाद है या वातावरण निश्चयवाद, ये जितने भी जो नाम लिखे हुए हैं आप देखेंगे यहाँ पर, मैं इन नामों की बात कर रहा हूँ, ये नाम। स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाए, काफी छोटे अक्षर है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये आपका नाम है प्रकृतिवाद, नियतिवाद, वातावरण निश्चयवाद या पर्यावरण निश्चयवाद। ये जितने भी जो नाम यहाँ पर दे रखे हैं, ये सभी नाम जो है एक ही विचारधारा जिसे हम डिटरमिनिज्म कहते हैं या निश्चयवाद कहते हैं के बारे में है। ये अलग-अलग प्रकार के नाम उसके दिए गए हैं। अब इसके जो नाम दिए गए हैं, इस नामों के अलावा हमें पढ़ना है कि इसके समर्थक कौन-कौन से थे। तो इसके समर्थकों की जो लिस्ट है वो इस प्रकार की है: हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, हेरोडोटस, स्ट्रैबो, अल-मसूदी, इब्न खाल्दून, इमानुएल कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रैटजेल, सैम्पूल, हटिंगटन, मैकेंडर, चिलोस्मो। ये बहुत बड़ी लिस्ट है, तो इसमें से कुछ मुख्य नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको आप याद कर लीजिए। ये इसके समर्थक हैं। लेकिन अगर शुरुआत की बात करें कि ह्यूमन ज्योग्राफी की शुरुआत या इस निश्चयवाद की जो शुरुआत कहाँ से हुई, तो निश्चयवाद की जो जन्मस्थली है वो जर्मनी। जर्मनी के अंतर्गत मानव भूगोल का जो पिता कहा जाता है, वो कहा जाता है आपके, किसे कहा जाता है? रैटजेल को। रैटजेल को कहा जाता है। किताबों के नाम हैं, पैट्रिक रेटजेल। हाँ, एंथ्रोपोज्योग्राफी इनकी पुस्तक का नाम था और ये अलग-अलग प्रकार से उनकी पुस्तकों के नाम मैंने कल लिखा दिए थे और यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया था कि इसमें कहा गया प्रकृति का दास है, मॉम का पुतला है, प्रकृति ही ऐसी सर्वशक्तिमान शक्ति है जो मनुष्य के सारे क्रियाकलाप को नियंत्रित करती है। फिर इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है पृथ्वी तल की उपज है, यानी वह उसकी धूल है, वो उसकी मिट्टी है, वो उसकी संतान है। बहुत सारा एक बड़ा सा वर्णन दिया गया। इसी चीज को मैं वापस क्लियर करना चाहूंगा और एक-एक चीज को आप आराम से सुने और ध्यान लगाएं और जो अच्छा लगे उसे आप नोट कर लीजिए।
इस शुरुआत या इस विचारधारा की शुरुआत कैसे हुई या कैसे हम समझ सकते हैं कि ये विभिन्न जो विचारधारा है वो प्रकाश में कैसे आई? ठीक है? तो हम वातावरण और मनुष्य के बीच संबंधों की बात कर रहे हैं। रुकिएगा, अभी एक का मैसेज आएगा, क्लास कब होगी? क्या कर रहे हैं? तो मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध है, उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई? तो हम बात करें कि जैसे प्राकृतिक वातावरण से अन्य प्राणियों का संबंध है, जितने भी जो जीव जगत में विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, उन सभी प्राणियों का जो संबंध प्राकृतिक वातावरण से है, वैसा ही संबंध मनुष्य के साथ भी है। मनुष्य में बौद्धिक क्षमताएं होती हैं, तो बौद्धिक क्षमताएं होने के कारण उसने म प्रकृति के साथ अलग-अलग प्रकार के संबंध बनाए। अलग-अलग प्रकार के संबंध का अर्थ हो गया कि उसके जो संबंध है, वो बदलते रहे। बदले किस प्रकार से हैं कि कभी तो मनुष्य ने प्रकृति को नुकसान पहुँचाया है, तो कभी मनुष्य ने प्रकृति को लाभ भी पहुँचाया है। तो इस प्रकार से इनके जो संबंध हैं, वो निरंतर बदलते रहे हैं। ठीक है? फिर बढ़ते हैं कि मनुष्य, अब मनुष्य एक स्वार्थी प्राणी है। आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो उद्देश्य रहता है, वो स्वार्थ रहता है। मेरा काम बनता, बाकी जनता का हमें कोई लेना-देना नहीं। तो मनुष्य ने क्या किया कि इस पर्यावरण के साथ-साथ भी संबंध जो बनाए, वो संबंध भी इस प्रकार के बनाए कि जो चीज़ें या जो वस्तुएँ उसके लिए उपयोगी थी, उसका तो उसने विकास किया और उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया। जैसे कि हम पशुओं की बात करें, सांप की बात कर लेते हैं। अब लोगों को पता है कि सांप हमारे कोई काम का नहीं है, तो सांप को क्या करने लगे वो? मारने लगे। मनुष्य पता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं, इसलिए उसने उसको मारना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसे पता है कि भेड़, बकरियाँ और जो जितने भी जो चौपाए हैं, जो दूध देते हैं, वो मेरे काम के हैं, तो उसने उसका क्या कर दिया? पालना शुरू कर दिया। तो इस स्वार्थी प्रवृत्ति ने इस प्रकार से एक वातावरण बनाया कि जो जीव या जो वनस्पति मनुष्य के काम आती है, उन सभी का तो उसने बहुत ज़्यादा विकास किया। आज हम अपने चारों तरफ देखें या कभी भी कह सकते हैं कि हाथ में कूट, जानते हैं कूट क्या होती है? सब परिचित होंगे? कि हाथ में हमारे कूट है और हम खेत की तरफ या जा रहे हैं और कूट का जो प्रयोग होता है, हम लकड़ियाँ काटने के लिए या टहनियों को काटने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और हम ऐसे ही घूम रहे हैं और हमें लगा कि इसका उपयोग करना है, तो रास्ते में अगर आम का पेड़ आ जाता है, तो हम उस पर कूट का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर बबूल का पेड़ आ जाए, तो हम उसे फटाफट काटने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा स्वार्थ कहता है कि बबूल कोई काम का नहीं और आम मेरे लिए काम का है। तो इस अवस्था से क्या हुआ कि इस पूरी विश्व में, इस पूरी सृष्टि पर जो उपयोगी जो पौधे थे, वो तो आपके बने रहे और दूसरे जो पौधे होते हैं, जो इस लिस्ट में नहीं थे, वो धीरे-धीरे कह सकते हैं आपके पीछे छूट गए, उसका विकास हुआ ही नहीं या फिर कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सदा से कह सकते हैं कि वो लुप्त हो गए। अब डायनासोर लुप्त हो गए क्योंकि मनुष्य को इसकी आवश्यकता नहीं। बड़े-बड़े से हाथी जिसे मैमथ कहा जाता है, वो लुप्त हो गए। शेर कह सकते हैं, चीते लुप्त हो रहे हैं। गिद्ध जो है वो लुप्त हो गए, गोडावण लुप्त हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे लुप्त हो रही है, क्योंकि मानव ने इनका उपयोग नहीं किया। अब जो चीज़ें उसके लिए उपयोगी होगी उसका विकास। तो जो संबंध है इन दोनों के बीच में वो धीरे-धीरे आपके बदलते रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि
ये जो विचारधारा है, ये जो विचारधारा है, वो एक तरफ तो कहती है कि मनुष्य को इस वातावरण में, इस प्रकृति में रहते हुए प्राकृतिक निर्देशों की पालना करनी चाहिए। प्राकृतिक निर्देशों की पालना का अर्थ होता है कि जैसे दूसरे जीव होते हैं कि घास उग गई तो खाने के लिए मिलेगी, नहीं तो आप चलाकर घास नहीं उगा सकते हैं। गायें या जितने भी जो घास चरने वाले ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, उनके लिए या वे कभी भी अपनी तरफ से घास उगाकर खाने की कोशिश नहीं करते। मिल जाती है तो खा लेते हैं। घास उगी हुई है तो घास खा लेंगे, अगर पेड़ों की पत्तियाँ मिलेगी तो उससे भी पेट पाल लेंगे। तो इस प्रकार की जो विचारधारा होती है, उसे तो हम कहते हैं प्रकृतिवाद। फिर दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि बुद्धिशाली जो व्यक्ति है, वो है आपका मानव। अब मानव अपनी कुशाग्र बुद्धि से इस पर्यावरण को अपने अनुकूल बना सकता है। ये दूसरी विचारधारा, वो कहती है कि मानव तो भौतिक प्राणी है, जानवर थोड़ी है जो उसमें दिमाग नहीं है। उसके पास दिमाग है, उसके पास बौद्धिक क्षमताएँ हैं, वो एक विकसित प्राणी है। इसलिए वो प्रकृति पर प्रकृति के प्रभाव में नहीं है या प्रकृति के कह सकते हैं दबाव में नहीं है। वो अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करके इस विषमताओं को दूर कर सकता है। विषमताओं को दूर करने का अर्थ है कि उसे अगर घास चाहिए तो घास लगा दे, उसके प्राकृतिक जो रूप से खड़े हुए पेड़ उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, तो वो नए पेड़ लगा ले। जैसे कि हम बनानास का एक पेड़ देख लीजिए, हम जंगल में जाएँ तो हमें केलों का कोई पेड़ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसे केले खाने हैं, तो वो अपने घर में या अपने बगीचे में केलों का पेड़ लगा सकता है। वो सेब का पेड़ लगा सकता है, वो विभिन्न प्रकार के अन्य जितने भी जो पेड़ जो उसके लिए आवश्यक है, तो वो कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वह एक बौद्धिक मानव, उसमें सोच है, उसमें विचार है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो यहाँ पर हमने 2 प्रकार की बातें की। एक बात के अंतर्गत कहता है कि घास उग जाती है तो खा लीजिए, नहीं उगती है तो कोई बात नहीं, हम किसी दूसरी पर निर्भर रह जाते हैं। दूसरी बात में कहा गया है कि घास नहीं उगती है तो घास उगा लीजिए और उगाने के बाद उसका प्रयोग कीजिए। जब हम बात करते हैं कि उग जाती है तो खा लेंगे, यानी हम भगवान के भरोसे या प्रकृति के भरोसे चल रहे हैं, तब हम बात करते हैं नियतिवाद की। नियति या प्रकृतिवाद की। जैसा प्रकृति चाहती है, वैसा हो जाएगा। पेड़ पर फल पककर अपना आप नहीं गिरेंगे, तब तक मैं तोड़ूँगा नहीं। और मनुष्य क्या करता है कि पेड़ पर फल पकेगा, उससे पहले ही मैं विभिन्न दवाइयों की सहायता से उसे पका लूँगा, मैं इतना इंतज़ार क्यों करूँ? जो आपका जो फल है, वो पकने में 2 महीने लगाएगा और 2 महीने लगने के बाद वो मुझे फल पका हुआ मिलेगा, तो मैं क्यों ना घंटे 2 घंटे या 2 दिन के अंतर्गत उस पौधे को या उस फल को मैं पका लूँ। तो ये जो आवश्यकता होती है या ये जो सोच होती है, ये मानव के अंतर्गत होती है। तो ये जब बात करते हैं कि मानव बदल सकता है, वो हर चीज़ जो असंभव है या जो समय लगने वाली है या समय के अनुसार आने वाली है, उन सभी वस्तुओं में वो परिवर्तन कर सकता है। तब हम संभववाद की बात करते हैं। जब हम संभववाद की बात करते हैं कि पॉसिबिलिज़्म संभव है, मानव कुछ भी कर सकता है, वो प्रकृति में बदलाव कर सकता है। लेकिन मानव केवल और केवल प्रकृति के भरोसे ही बैठा है, तो वह विचारधारा कहलाती है आपके नीतिवाद। अब निश्चयवाद को वापस से शुरू करते हैं, ये दोनों ही विचारधारा वापस शुरू हो गई। अब निश्चयवाद के संबंध में अलग-अलग प्रकार के बातें जो कही गई है, वो किस प्रकार से सबसे पहली बात तो ये रहेगी कि मानव प्रकृति का दास है, मानव मोम का पुतला है, जिसे प्रकृति अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकती है। ये जब बात करते हैं, हम प्रकृतिवाद की बात कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर जो आपके इनके प्रमुख अब प्राकृतिक पर्यावरण निश्चयवाद कह लीजिए, तो इसका जो जन्म हुआ था, वो किसमें हुआ? जर्मनी के अंतर्गत हुआ था
और मुख्य जो प्रतिपादक थे वो जर्मन भूगोलवेत्ता और मानव भूगोल के जिसे जन्मदाता कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल। कि फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के जन्मदाता के नाम से जाने जाते हैं। तो मानव भूगोल या मानवीय भूगोल की जो संकल्पना लाने का जो प्रयास है, वो सबसे पहले इन्हीं के द्वारा किया गया। वो कहते हैं कि प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व, प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व यानी पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो भौतिक तथ्य हैं, जैसे कि हम धरातल की बनावट की बात कर रहे हैं। धरातल की बनावट पर्वत हो सकता है, पठार, नदियाँ, झरने, जितने भी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो, जलवायु जो पृथ्वी पर अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है, वनस्पति एवं मानव के बीच जटिल संबंध पाए जाते हैं। यानी धरातल की बनावट कैसी है, उसमें और मानव में संबंध पाया जाता है, जलवायु और मानव में संबंध पाया जाता है, और प्राकृतिक जो वातावरण या वनस्पति है, उससे और मानव में संबंध पाए जाते हैं। जिसमें पर्यावरण जो तत्व है, वो प्रभावशाली है। यानी संबंध तो पाए जाते हैं, लेकिन कौन कितना या कितनी मात्रा में एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, तो वो कहते हैं कि इस संबंधों में जो भारी है या जो प्रभावी है, वो है प्राकृतिक तत्व। ये प्राकृतिक तत्व मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। यानी मानवीय क्रियाएं जितनी भी है, उन सभी को प्रभावित करने का जो कार्य है या परिवर्तित करने का कार्य है, वह इन्हीं प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर है। वो कहते हैं कि हमारी बुद्धि, संस्कृति और सभ्यता की तुलना एक चिड़िया जो आराम से बिना किसी डर से उड़ रही है से की नहीं की जा सकती। यानी हम स्वतंत्र नहीं है। हमारी सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है कि आराम से हम चिड़ियों की भांति उड़ सके, इतने स्वतंत्र हम नहीं है। वो कहते हैं कि हमारी सभ्यता और जो संस्कृति है वो पौधे के तने के अनुसार है, क्योंकि तना जो होता है वो पृथ्वी से जुड़ा रहता है। क्योंकि चिड़िया तो बिना पृथ्वी के भी उड़ सकती है, उसका पृथ्वी से संपर्क टूट सकता है, लेकिन जो मानव है, उसे अपनी जड़ें, उसके अपने पाँव यहीं पर स्थापित करने हैं। अभी कुछ ही समय में हमारी क्लास एक बार ब्रेक होगी, 40 मिनट हो चुके हैं। तो ब्रेक होने के बाद आपको वापस इसे रिकनेक्ट करना है। बढ़ते हैं आगे। कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बार बीच-बीच में आप पूछ लीजिए। नहीं तो एक बार कटने दीजिए क्लास, फिर उसके बाद हम वापस रिकनेक्ट करते हैं, तब तक चलते हैं। तो रेडजेल ने अपने विभिन्न लेखों में